हेलो मेरे सभी प्यारे साथियों, हम सभी का अपने चैनल फिजिक्स जंक्शन अभी में स्वागत करते हैं बच्चों आज मैंने क्लास 12 का टॉपिक लिया है जिसका बच्चों नाम है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। यानी कि कूलॉम लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ने वाले हैं बच्चों। कूलॉम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक फार्मूला डेवलप किया था। उस फार्मूले की हेल्प से बच्चों हम किन्हीं भी दो चार्ज के बीच कितना फोर्स है, कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उसे हम कैलकुलेट कर पाते थे। लेकिन ये जनरली एक फार्मूला था बच्चों, सिर्फ इस फार्मूले से बच्चों ये मैग्नीट्यूड डिफाइन किया गया था। क्या डिफाइन किया गया था? मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर इन्हीं दो चार्ज को हम किसी प्लेन पर डिफाइन करें, किसी प्लेन पर रख दें और वहां पर हम एक चार्ज के द्वारा दूसरे चार्ज पर या दूसरे के द्वारा पहले पर सेपरेटली डिफाइन करते हैं, तो वहां पर पोजीशंस को भी काउंट माइंड में रखते हैं, तो वहां पर एक वेक्टर फॉर्म की जरूरत पड़ती है। तब वहां पर हमें कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर दो चार्ज, एक है Q1 और एक है Q2। दोनों बच्चों हमने सेम नेचर का लिया है बच्चों। यहाँ पर Q2 के रेस्पेक्ट में Q1 का जो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर है वो r12 है और Q1 के रेस्पेक्ट में Q2 का जो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर है बच्चों वो r21 है। डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर Q1 और Q2 को सेम नेचर का माना गया है, तो वहां पर दोनों के बीच डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। Q1 Q2 के रेस्पेक्ट में कितना दूर गया है और Q2 Q1 के रेस्पेक्ट में कितना दूर गया है, वहां पर r21 और r12 के द्वारा डिफाइन किया गया है बच्चों। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि Q1 जो है Q2 पर फोर्स लगाएगा, तो Q1 के रेस्पेक्ट में Q2 पर Q1 की वजह से Q2 पर जो फोर्स लग रहा है बच्चों वो F21 से दिखाया गया है और Q2 की वजह से Q1 पर जो फोर्स लग रहा है वो F12 से दिखाया गया है। और ये वेक्टर फॉर्म में है इसलिए इसको वेक्टर लगा दिया, क्योंकि फोर्स बचा क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। यहां पर सबसे पहले बात करने वाले हैं कि यहाँ पर r12 और r21 एक वेक्टर है बच्चों। इनकी डायरेक्शन को बताने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि हम यहाँ पर इनका यूनिट वेक्टर निकालें। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जरूरी क्या होता है, आपको बताया गया होगा कि किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से बच्चों डिवाइड कर दिया जाता है तो हमें उसका यूनिट वेक्टर निकलता है। और किसी भी यूनिट वेक्टर को दिखाने के लिए उसके मैग्नीट्यूड यानी उसके सिंबल पर हम कैप लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? कैप। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर r21 जो है, अगर हम वेक्टर r21 को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो बच्चों यूनिट वेक्टर निकल आएगा। इसी तरह से यही काम r12 में किया गया है। जनरली अगर देखें यहाँ पर जो वेक्टर r21 है, अगर हम इनके सीरियल को बदल दें, अगर हम इनके सीरियल को बच्चों बदलते हैं, 1 को पहले 2 को बाद में लाते हैं, तो यहाँ पर निगेटिव साइन लग जाएगा। क्या लग जाएगा बच्चों? निगेटिव साइन लग जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं Q1 और Q2, यहाँ पर r12 और r21 दोनों क्या हैं? अपोजिट में है कि नहीं बच्चों? तो अगर हम किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेंगे तो वहां पर माइनस साइन लग जाता है। ये सभी को पता होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर जो दोनों की डायरेक्शन होंगी बच्चों क्या होंगी? अपोजिट होंगी। यहाँ पर इससे यही डिनोट हो रहा है। तो यूनिट वेक्टर r12 इक्वल टू माइनस यूनिट वेक्टर r21, यानी दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। आई बस सुनिए। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी Q1 की वजह से Q2 पर कितना फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर F21 होगा 1/4 Q1 Q2 r² होता है। लेकिन यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर बच्चों क्या माना था हमने? यहाँ पर r21 माना था। अब यहाँ पर आपको याद होना चाहिए, अगर किसी भी वेक्टर का बच्चों स्क्वायर किया जाता है तो उस पर जो वेक्टर का सिंबल लगा होता है वो हट जाता है, केवल उसका मैग्नीट्यूड बचता है। तो अगर यहाँ पर वेक्टर r21 का स्क्वायर किया गया बच्चों, तो यहाँ पर 1/r21 स्क्वायर बचेगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसका जो यूनिट वेक्टर है बच्चों वो r21 है और कैप लगा हुआ है, कैप r21, उसे बच्चों इसके साथ लिख दिया जाता है। इसी तरह से हमको करना है कि Q1 पर Q2 की वजह जो फोर्स लगेगा वो होगा F12 1/4 Q1 Q2, और यहाँ पर जो Q2 के रेस्पेक्ट में Q1 का पोजीशन वेक्टर था बच्चों वो हमने r12 माना था, तो वही चीज यहाँ पर भी होगी। क्योंकि नीचे अगर हम r12
वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो आएगा r12 का स्क्वायर, क्योंकि जब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का स्क्वायर किया जाता है तो वेक्टर ना रख करके स्केलर हो जाती है, यानी केवल उसका मैग्नीट्यूड आता है बच्चों। लेकिन यहाँ पर देखना क्या है कि जो F12 है और तो ये किसकी डायरेक्शन में जाएगा बच्चों, F12 किसकी डायरेक्शन में जाएगा, ये यूनिट वेक्टर r12 की डायरेक्शन में जाएगा। तो बच्चों आगे अभी मैंने प्रूव किया है कि जो r12 है वो माइनस का r21 है, तो हमने सीखा तो क्या कर दिया बच्चों, माइनस का r21 यूनिट वेक्टर r21 वो भी माइनस का है बच्चों, ये माइनस यहाँ आगे आ गया। तो बेटा यहाँ पे अगर देखते हैं ये इक्वेशन 1 हो गई और इक्वेशन 2 हो गई। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को बेटा कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पर जो F12 है और यहाँ पर जो F21 है दोनों सेम हो जाएंगे, लेकिन वो भी अपोजिट में होंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस क्या है, मल्टीप्लाई है। तो ये जो F12 है और F21 है बच्चों ये क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर आ गया F21 बराबर माइनस का F12। इससे बच्चों क्लियर क्या हो रहा है, आपने पढ़ा होगा एक्शन रिएक्शन लॉ, तो यहाँ से एक्शन रिएक्शन लॉ फॉलो हो रहा है। तो यानी आप समझ सकते हैं कि कोई भी दो चार्ज अगर कुछ डिस्टेंस पर रखे गए हैं तो वहां पर एक दूसरे के द्वारा फोर्स लगता है एक दूसरे पर, और वहां पर एक्शन रिएक्शन लॉ फॉलो होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्शन रिएक्शन लॉ बच्चों क्या होता है, फॉलो होता है। तो ये बच्चों जो मैंने आपको पढ़ाई बच्चों ये क्या है, कूलाम लॉ की वेक्टर फॉर्म है बच्चों। क्या है बच्चों, ये वेक्टर फॉर्म है। चाहे आप दोनों का बच्चों एनालिसिस करके ये चीज आई है, बस वेक्टर फॉर्म है, चाहे आप ये लिख दो और चाहे आप ये लिख दो, दोनों बेटा क्या है, सही है। उम्मीद करते हैं सभी को ये बातें समझ में आई होंगी। इस वीडियो को देखिएगा और शेयर करिएगा।